गाइस रिसेंटली मैंने इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक 2003 में रिलीज हुई सीरियल हातिम को वापस से डाउनलोड किया एंड उसका एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 47 तक माइन्यूट टू माइन्यूट डिटेलिंग को भी मैंने एनालाइज किया और पता है मुझे क्या मिला। 2003 का जमाना याद है दोस्तों, जहां पर सास बहू की सीरियल्स देखे जाते थे एंड वहीं पर तुलसी और पार्वती का महायुद्ध की डिटेलिंग्स दिखाई जाती थी सीरियल्स में। वहीं एक ऐसा शो रिलीज हुआ था जिसने इंडियन टेलीविजन शो का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया था, जिसमें ना कोई हार्ट ब्रेकिंग सीन, ना कोई वही सीरियल वाला ड्रामा और ना कोई फैमिली का लफड़ा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया गया था कि इंडियन टेलीविजन शो भी एक ऐसा सीरियल बना सकता है जिसको आज के टाइम पे भी डिजाइन करने के लिए लोगों के पसीने छूट जाएंगे। हाँ दोस्तों, मैं वही आइकॉनिक मास्टरपीस सीरियल की बात कर रहा हूं जो 2003 में स्टार प्लस में रिलीज हुआ था। दैट वाज हातिम। गाइस, हातिम ने इंडियन टेलीविजन शोज के सारे लिमिट्स को तोड़ दिए थे, जहां पर उसमें ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था जो आज के टाइम पे 500, 600, 700 करोड़ बजट रखने के बाद भी फिल्म मेकर्स इंट्रोड्यूस करने से कतराते। जहां पर उस जमाने में लोगों की लिमिट सिर्फ और सिर्फ सास बहू सीरियल देखने की थी, उस जमाने में एक ऐसा मास्टरपीस इंट्रोड्यूस किया जो आज के टाइम पे भी उसकी लीगेसी को कोई ब्रेक करने वाला सीरियल या टेलीविजन शो पैदा भी नहीं हुआ। क्योंकि मैंने वो शो को बचपन में देखा था, तो रीजन मैंने वो शो को वापस डाउनलोड किया एक हफ्ते पहले एंड एपिसोड 1 टू एपिसोड 47 सारे एपिसोड्स को एनालाइज किया। उसके बाद मुझे पता चला कि वाई हातिम इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट मास्टरपीस शो एवर मेड इन द इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री। IMDb रेटिंग में इसका रेटिंग 8.8, 8.9 के आसपास है, जो कि इसको इंडिया का टॉप रेटेड शोज में से एक शो बनाता है। और गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं इसके सारे एपिसोड्स देख रहा था तो इसके एक एक एपिसोड्स के अंदर में ऐसे ऐसे कंसेप्ट थे जिसको देखकर मैं लिटरली शॉक था कि 2003 के लिए ये बहुत ज्यादा था। इवन 2025 के लिए भी ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके सारे एपिसोड्स के अंदर में मल्टीवर्स कंसेप्ट, इल्यूजनल कंसेप्ट, टाइम ट्रैवल कंसेप्ट, पैरेलल यूनिवर्स कंसेप्ट, सारे के सारे कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक शो के अंदर में थे, वो भी इतना टाइटली रिटन स्क्रीन प्ले और इतना बेहतरीन डायरेक्शन। आप इमेजिन नहीं करोगे कि 2003 में ये इंडियन टेलीविजन के राइटर्स ने इस शो को बनाया। ये लिटरली आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली आई एलिस इन बॉर्डरलैंड के अंदर में इल्यूजनल कंसेप्ट जो आपने देखा, वो इल्यूजन वाला कंसेप्ट हातिम के अंदर में 2003 में ही सेटअप कर दिया गया था। दैट वाज इम्पॉसिबल टू बिलीव। मुझे एक और चीज शॉकिंग लगी, आज के टाइम के फिल्म मेकर्स के पास इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी वो एक चीज पब्लिक के सामने बहुत रेयरली शोकेस कर पाते, दैट इज द डेप्थ ऑफ द कैरेक्टर। जो कि 2003 में हातिम के अंदर में एक ऐसा सिंगल कैरेक्टर नहीं होगा जिसका डेप्थ इतनी डिटेलिंग एंड माइन्यूट चीजों के साथ में आपके सामने शोकेस नहीं की गई हो। इवन क्रिएटिंग द डिफरेंस बिटवीन द एंटागनिस्ट एंड द प्रोटैगनिस्ट, दज्जाल को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया कि आपको हीरो के लिए ऑटोमेटिकली इमोशंस जनरेट हो जाते हैं कि हीरो इतना कमजोर है कि हम लोगों का पूरा वो सपोर्ट डिजर्व करता है, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही कूल क्लीशे है भाई। उसको 2003 में इन लोगों ने इतना फाइनली डायरेक्ट किया एंड पब्लिक के सामने उस चीज को शोकेस किया। गाइस, मैंने इसका एक और डिटेलिंग को क्रैक किया जिसको सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे। देखो गाइस, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो अल्ट्रा लेजेंड, अल्ट्रा क्लासी लेवल का था, लेकिन ये जो मेन थीम सॉन्ग था इसका, ये मोस्टली ये लोग यूज करते थे कोई इमोशनल इंपैक्टफुल सीन के लिए या फिर कोई ऐसा सीन जहां पर हातिम का कमबैक हो रहा है। बट फॉर एनी रीजन हातिम के लास्ट के 10 से 15 एपिसोड्स में वो चीज मुझे बहुत कम होती हुई नजर आई। आई मीन टू से कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक मेन थीम सॉन्ग है इसका, ये बहुत रेयर ओकेशंस के अंदर में इस म्यूजिक को रखा जा रहा था लास्ट के 10 to 15 एपिसोड्स में। द रीजन मैंने वो चीज क्रैक की कि आप अगर जो इसका मेन थीम सॉन्ग है, अगर एक थीम सॉन्ग ड्रिवन फिल्म या थीम सॉन्ग ड्रिवन सीरियल्स होते हैं जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक उसकी जान होती है, तो आप एक चीज नोट करना कि बार बार वो म्यूजिक सुनने से वो म्यूजिक का इंपैक्ट हमारे दिल में एकदम खत्म हो जाता है। उसकी जो क्यूरियोसिटी जनरेट
होती है, जब भी वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, वो पूरा का पूरा बार बार अगर रिपीट होता है तो वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया, एग्जैक्टली जो मेन थीम सॉन्ग था उससे रिसम्बल करता हुआ एक और बैकग्राउंड म्यूजिक क्रिएट किया, जो कि वो 10 to 15 एपिसोड्स में जहाँ जहाँ इन लोगों ने मेन बैकग्राउंड म्यूजिक को बंद किया, एंटायरली रिमूव किया, वहाँ पर वो काउंटर बैकग्राउंड म्यूजिक डाला गया था, जस्ट टू क्रिएट क्यूरियोसिटी फॉर द मेन थीम सॉन्ग, कि भाई मेन थीम सॉन्ग ऐसा ना हो कि बार बार हम सुनकर भाई वो बोर सा लगने लग जाए। तो उसको एकदम रेयर ओकेशंस के अंदर में रखा गया, ताकि जहां जहां पर वो मेन थीम सॉन्ग यूज किया जाए तब ऑडियंस का क्यूरियोसिटी खत्म नहीं बल्कि और ज्यादा वो क्रेज जनरेट होना चाहिए। तो उसके काउंटर में इन लोगों ने उसी से रिसम्बल, उसी से मिलता जुलता एक दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया था। व्हाट अ सीरियल मेकिंग यार, सीरियसली गाइस। और गाइस ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फोकस प्रोटैगनिस्ट एंड एंटैगनिस्ट के ऊपर में रखा गया था, इसके जो बाकी कैरेक्टर्स है, जैसे कि वो सेकंड कैरेक्टर हो, जैसे कि होबो का कैरेक्टर हो, और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो कि स्पेसिफिकली 2 या 3 एपिसोड्स के लिए आए हो, उन कैरेक्टर्स में भी इतना ज़्यादा डेप्थ एंड इतना इमोशंस था कि आप लिटरली रो पड़ते हो कुछ कैरेक्टर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल हातिम सीरियल के अंदर में एक कैरेक्टर था जो कि अकीरा का कैरेक्टर था, एंड वो कैरेक्टर जब मरता है लिटरली आपके आंखों में आंसू निकलते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आप कुछ भी चीज़ें बनाते हो, चाहे आप एक फिल्म बना रहे हो, चाहे एक सीरियल बना रहे हो, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि फोकस सिर्फ और सिर्फ हीरो एंड विलन के ऊपर में रखा जाए, बाकी कैरेक्टर्स के भी उतने ही इंपॉर्टेंस होते हैं। एंड ये चीज़ 2003 में हातिम के अंदर में इतना माइन्यूट एंड इतने शानदार तरीके से उसको शोकेस किया जाता कि आप सारे कैरेक्टर्स के नाम रखते हो, चाहे वो दज्जाल का कैरेक्टर हो, चाहे वो अकीरा का कैरेक्टर हो, चाहे वो फूजीदारो का कैरेक्टर हो, चाहे वो होबो का कैरेक्टर हो, चाहे जास्मिन का कैरेक्टर हो, या कोई भी कैरेक्टर हो, इवन एक कैरेक्टर्स को, सूरज का कैरेक्टर, हर कैरेक्टर को अपने तरीके से डेप्थ एंड अपने तरीके से इमोशंस प्रोवाइड किए गए थे। और जहां पर विजुअल्स एंड वीएफएक्स की बात करो तो उस टाइम के जो वीएफएक्स एंड विजुअल्स आज के टाइम के डिजास्टर फिल्म्स लाइक आदि पुरुष के बजट एंड उसके वीएफएक्स के साथ कंपेयर करो तो इट लुक्स लाइक वे अहेड देन इट्स टाइम। मैं मानूंगा ही नहीं कि ये 2003 के विजुअल्स या 2003 के सीजीआई एंड वीएफएक्स है, कंसिडरिंग द बजट, लिमिटेड बजट होता था उनके पास में, एंड उसके साथ में इन लोगों ने एक ऐसा वेंचर बनाकर हम लोगों के सामने खड़ा किया जिसको देखकर आंखों मतलब लोग लिटरली पागल हो जाते थे, कि ऐसा लग रहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है। 2003 में इतनी फैसिलिटी हमारे पास थी ही नहीं कि हम ऐसा ग्रैंड स्केल पर कुछ चीजें बनाकर खड़ा कर सके, जहां पर एक्टर्स ने बल्कि कैरेक्टर्स की लाइफ जी है। बल्कि आप उन एक्टर्स को आज के टाइम पे देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ वो कैरेक्टर्स के नाम याद आते हैं। दैट मीन्स इतना इम्पैक्टफुल काम उन लोगों ने उस पूरे सीरियल के अंदर में किया कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन किससे बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल राहिल आजम, हातिम्स कैरेक्टर, निर्मल पांडे दज्जाल का कैरेक्टर, पूजा घाई जास्मिन का कैरेक्टर, किकू शारदा फॉर होबो, इन लोगों ने अपने कैरेक्टर को एंटायरली जिया है उस पूरे सीरीज के अंदर में। और आप आज भी उनको देखते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपना साम दंड भेद सारे चीज़ें लगाकर इतना एनहांस किया अपने कैरेक्टर्स को पूरे के पूरे सीरीज के अंदर में विद देयर पावरफुल एक्टिंग, कि आप बोलोगे कि मतलब क्या है यार, क्या था यार ये लिटरली सरप्राइज इफेक्ट्स था। और गाइस हातिम सिर्फ एक ऐसा शो नहीं था जहां पर सिर्फ एडवेंचर के नाम पे आपको एक्शंस, विजुअल्स एंड हट के कंसेप्ट ही सिर्फ दिखाए जाते थे, बल्कि एक ऐसा शो था जिसके अंदर में काइंडनेस, फॉरगिवनेस एंड बहुत सारे मोरालिटी वाली चीज़ें आपके सामने इमोशंस के जरिए से प्रोवाइड किए जाते थे। जिसमें कि मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे मूवीज़ एंड जो वेब सीरीज़ बनती है जिसमें कि ये मोरल वैल्यूज़ बहुत ना के बराबर में लोगों के सामने प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में 2003 में VFX, विजुअल्स एंड CGI एज वेल एज एडवेंचर कंसेप्ट के जरिए से ये मोरल वैल्यूज़ भी आपको दिखाए जाते हैं कि काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस का कितना बड़ा योगदान होता है दुनिया के अंदर में। तो आई बिलीव दैट्स द रीजन हातिम इज स्टैंडिंग ऑल फ्रेंड एज अ आइकॉनिक सीरीज एंड एज अ आइकॉनिक शो इन फ्रंट ऑफ entire Indian television history. आई बिलीव दैट। तो एट द एंड आई बिलीव ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके नॉस्टैल्जिया से रिलेटेड एक ऐसी चीज़ जिसकी माइन्यूट टू माइन्यूट डिटेलिंग पे हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया, एंड ब्रेक डाउन करने के बाद लिटरली वी आर शॉक्ड कि ये 2003 में ये प्रोजेक्ट बना था। इम्पॉसिबल टू बिलीव। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। एंड मुझे ये चीज़ अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि इतना फाइनेस्ट ये कल्ट मास्टरपीस शो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में अब तक क्यों नहीं आया।
तो जितना हो सके सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का जो भी है टैगलाइन, यूट्यूब आईडी जो भी है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो ताकि उनको पता चले कि लोग क्रेजी है इस सीरियल के लिए। एंड आप अगर अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में इसको स्ट्रीम करवाते हो तो दैट्स इट, खत्म हो जाएगा सब कुछ, रिकॉर्ड्स बनेंगे यार। तब तक के लिए जय हिंद।